हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड फंडामेंटल्स मैं ऑलरेडी लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिन्होंने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृपया उनको देख डालो, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ प्लेलिस्ट का। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम असाइनमेंट भी दे रहे हैं साथ साथ वीडियो लेक्चर के। तो शुरू करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इसकी फॉर्मल स्टेटमेंट लिखूं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें आप अपने आप फिगर आउट कर पाओगे कि क्या करना होता है इसके क्वेश्चंस में। ठीक है, वैसे नाम में ही सब कुछ है। ठीक है, व्हाट्स देयर इन द नेम, एवरीथिंग इज इन द नेम। सो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी की इवेंट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे कि अपन एक सिंपल डाई का थ्रो करें। ठीक है, अगर हमें डाई का थ्रो करें, मैं बोलूँ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ बोलते हैं आप फेयर डाई केस में। दैट हाफ प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली 1/6 + 1/6 + 1/6। कैसे? 2 की प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी, 6 की प्रोबेबिलिटी। तो जो इवन नंबर आने की जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी 3 सब इवेंट्स में डिवाइडेड है। तो बेसिकली यही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का मेन मोटो है। इतना सिंपल नहीं है, पर अब देखेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं इसको। मान लो मेरे पास एक बैग में 3 कॉइन है। ठीक है, 3 कॉइन, 1 फेयर कॉइन। ठीक है, मतलब हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। सेकंड डबल हेडेड, मतलब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई और हेड के आने की 1 हो गई। एंड थर्ड बायस्ड कॉइन है विद हेड थ्राइस एज लाइकली एज टेल, मतलब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी थ्राइस है। कितनी होगी आप समझ पा रहे हो? 3/4, हेड के होने की वजह 1/4। ये कर सकते हैं अपन ना, टेल की पी मान ली तो हेड की 3p, तो दोनों का सम 1 है, तो 3/4 1/4। ठीक है, तो नाम भी दे सकता हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 कॉइन अपने पास, और प्रोबेबिलिटी दैट आई सेलेक्ट फर्स्ट कॉइन is 1/2, second coin, okay, I select second coin is 1/3, तो बची प्रोबेबिलिटी थर्ड कॉइन की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये हो गया मेरे पास 5/6, तो ये हो गया 1/6। तीनों प्रोबेबिलिटी का समान होना है, क्योंकि कोई एक कॉइन तो आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सो फाइंड ए कॉइन इज फ्लिप्ड what will be the probability that it will be head? What will be the probability that head occurs? अब इसको देखो, डायग्राम की वजह से समझने की कोशिश करो। मैं इस इवेंट को, हेड अकर करने वाले इवेंट को अगर मैं ये बोल देता हूँ, सबसे पहले अपने पास 3 सब इवेंट्स हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स कह सकते हो इनको, कि अगर मैं पहला कॉइन पिक करता हूँ, या सेकेंड कॉइन या थर्ड कॉइन। ठीक है, आप सीधे हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कॉइन कौन सा सेलेक्ट हुआ है। डिपेंड करता है ना कॉइन कैसा है, क्योंकि सारे कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम तो नहीं है। सो फर्स्ट कॉइन की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, ये 1/3, ये 1/6। और फर्स्ट कॉइन अगर सेलेक्ट करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरी? हाफ। सेकेंड के केस में ए होने की प्रोबेबिलिटी 1, और थर्ड के केस में ए होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। ठीक है, तो मोर और लेस मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो ये ए इवेंट या तो पहले कॉइन के साथ फिनिश होगी, या फिर सेकंड कॉइन के साथ फिनिश होगी, या फिर थर्ड कॉइन के साथ फिनिश होगी। मतलब, और ये तीनों एक्सक्लूसिव है, क्योंकि एक बार में एक ही कॉइन सेलेक्ट करोगे तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी सिंपली तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर ही हो जाएगी। तो लिखने का प्रोसीजर देखना क्या कर रहा हूँ अपन, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाएगी। फर्स्ट कॉइन के साथ ये निकालना, मतलब पहले फर्स्ट कॉइन उठाया और फिर हेड आ गया, या फिर सेकेंड कॉइन उठाया
एंड देन हैड अपीयर्ड, थर्ड कॉइन उठाया, देन हैड अपीयर्ड। तो ये प्रोबेबिलिटीज अपने को पता है, सिंपली क्या हो गया 1/2, 1/2, 1/3, 1, 1/6, 3/4। ठीक है, इसको सम कर लो। 24 मेरा एलसीएम हो गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास 6 + 8 + 3, 17/24। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। दिस इज योर टोटल प्रोबेबिलिटी, हेड आने की टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि डिवाइडेड थी फर्स्ट के साथ या सेकंड के साथ या थर्ड के साथ। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 17/24। ठीक है, तो लिखने के स्टाइल से भी आपको पता लग रहा होगा मेरे को। जैसे अगर मैं डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ तो आपको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास देखो 2 बैग है। बैग 1 जिसके अंदर अपने पास 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल है, एंड देयर इज अ बैग 2 जिसके अंदर 3 वाइट और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, प्रोसीजर क्या हो रहा है, 2 balls are taken from bag 1 without replacement, then put into bag 2। ठीक है, now 2 balls are drawn from bag 2, find probability that both will be white। ओके, अब देखो मेरे को बैग 2 से दोनों व्हाइट बॉल निकली, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मेरे को पहले पता होना चाहिए कि इसके अंदर व्हाइट बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल कितनी है। अब वो डिपेंड करेगा कि अपन बैग 1 से किस तरह की बॉल्स निकाल रहे हैं। दोनों व्हाइट निकाली हैं या दोनों ब्लैक निकालनी है, एक व्हाइट एक ब्लैक निकाली है। सबसे पहले अपने को देखना है कि मैं जब बैग 1 से निकालूं तो 3 इवेंट हो सकती हैं। ठीक है, डायग्राम बना लिया जाए उसका, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, WW इस इवेंट को बोल देता हूँ जैसे मैं E1, WB इस इवेंट को बोल देता हूँ E2, एंड BB ब्लैक ब्लैक दोनों ब्लैक इस इवेंट को बोल देता हूँ E3। ठीक है, इसके बाद ये जो इवेंट है कौन सी, 2 व्हाइट बॉल निकालने आपको कहाँ से, बैग 2 से, इस इवेंट को बोल देता अपन A। ओके, तो A यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो, फिर यहाँ से हो। तो बेसिकली अपनी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है किसकी, A की। तो अगेन A या तो E1 हुआ है उसके साथ A हुआ है, या फिर इवेंट E2 मतलब बैग 1 से आपने एक वाइट एक ब्लैक निकाली, फिर सेकंड बैग से 2 वाइट आ गई, या फिर बैग 1 से आपने कौन सी निकाली, दोनों ब्लैक, फिर आपने सेकंड बैग से क्या निकाली, 2 वाइट। ओके, अब ये प्रोबेबिलिटी देखो फटाफट लिखना बहुत आसान है। ये अपन क्या लिखेंगे, PE1A आपस में एक्सक्लूसिव है, PE2A लाइन वही लिख रहा हूँ। आप चाहो तो डायग्राम के अंदर भी प्रोबेबिलिटीज को एक्सप्लिसिटली लिख सकते हो, वर्टिकली मल्टीप्लाई करते जाओ और फिर ऐड करते जाओ, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसी क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फॉर्मल स्टेटमेंट क्या होती है, पर आपको पता लग रहा होगा कि हम इसमें करते क्या है। अपनी एलिमेंट्री इवेंट्स डिफाइन करते हो आप जो उस इवेंट के साथ एसोसिएटेड है, और फिर अपना आंसर निकाल देते हो। E3 करवाया आपने एंड E गिवन E3, मतलब बोर्ड वगैरह में आपको करना है तो इस तरह से लिखना है। बाकी मेंस और एडवांस में तो आप सीधे इसी तरह से डायग्राम बनाओ और फिगर आउट कर लो क्या प्रोबेबिलिटीज आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ मेरे को E3 करवाना है। E3 प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे E1 का मतलब दोनों वाइट, तो फर्स्ट बैग का कंटेंट मेरे को पता है क्या है, 5 वाइट और 3 ब्लैक है, तो दोनों वाइट का मतलब क्या होगा, 5C2 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल 8C2 है। अब ये बॉल तो आपने डाल दी कहाँ पे, सेकंड बैग के अंदर।
सेकेंड ब्रैकेट कंटेंट मेरे पास क्या है, यहाँ पे बीच में कहीं लिख देता हूँ 3 वाइट 5 ब्लैक। तो अगर आप इसमें क्या करते हो, 2 वाइट डाल देते हो तो 5 वाइट और 5 ब्लैक हो गई, और दोनों वाइट निकालनी है तो 5c2 डिवाइडेड बाई 10c2। e2 मतलब 1 वाइट 1 ब्लैक, तो 5c1 3c1 डिवाइडेड बाई 8c2। सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4 वाइट हो जाएंगी और 6 ब्लैक हो जाएंगी, और दोनों वाइट निकालनी है तो 4c2 डिवाइडेड बाई 10c2। e3 का मतलब दोनों ब्लैक, मतलब 3c2 डिवाइडेड बाई 8c2। अब सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास 3 वाइट और 7 ब्लैक हो गई, तो 3c2 डिवाइडेड बाई 10c2। इजी। फर्स्ट ब्रैकेट का कंटेंट निकालो, उसको उसमें ट्रांसफर करो, फिर से दोबारा देखो कि भाई अब 2 वाइट निकालनी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अब इसको फॉर्मूले डिफाइन कर सकते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को। बेसिकली हमारे पास बहुत सारी क्या होती हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो हमारा सैंपल स्पेस जिसको अपन रेक्टेंगल से दिखाते हैं, सेट थ्योरी की बात करते हैं, यूनिवर्सल स्पेस, और ये मेरी सारी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं E1 E2। अब मैं इनको इस तरह से कैसे दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है सारी एलिमेंट्री इवेंट्स आपस में क्या होती है, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होती है, मतलब पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लेती है, तो पूरा एरिया कवर करना है। और मेरी एक इवेंट है ए, ठीक है, तो ए इनमें से कुछ एलिमेंट्री इवेंट्स के साथ हो रही होगी, तो ये मेरा ए का ही रीजन है। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब या तो E1 के साथ हो रही होगी, या E2 के साथ हो रही होगी, या E3 के साथ हो रही होगी, एंड सो ऑन अप टू En के साथ। अब क्योंकि सब आपस में एक्सक्लूसिव है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, E1A प्लस E2A प्लस 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 ENA, सिग्मा लगा के लिख देता हूं। तो E1A का मतलब क्या हो जाएगा, अपनी EI हुई और उसके बाद A हो गई। तो यही तो मैंने किया है, ऊपर बार बार अपनी 3 लाइन तो लिख रहे थे, और I का वैल्यू 1 से लेके n तक। तो बेसिकली यही आपकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A विल बी इक्वल टू PEI into PA given EI। दिस इज योर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है, जरूरी थोड़ा है कि ए इवेंट, कोई भी इवेंट सारी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी के साथ हो, बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। तो उस केस में ये स्टेटमेंट तब भी होल्ड करेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मान लो पर्टिकुलर ऐसे E2 के साथ ए नहीं हो रहा है, तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो सिग्मा से वैसे ही हट जाएगा 0 होने के बाद, ठीक है। तो इन जनरल अपना इस तरह से एक्सप्रेशन बना के टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को लिख सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल समझे, जनरल प्रूफ देखा इसका। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, और क्लैरिटी आएगी। मान लो मेरे को जाना है अपने होम से रेलवे स्टेशन, ठीक है, और आई हैव 3 ऑप्शंस अवेलेबल। फर्स्ट बाइक, सेकंड कार, थर्ड ऑटो। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन का यूज करके मैं रेलवे स्टेशन तक जाऊंगा, ठीक है। And probability that I pick bike is 1/2, pick car is 1/3, and rest of the time I will go by auto. So अगर आप ये तीसरी प्रोबेबिलिटी नहीं भी गिवन है, तो आपको पता है कि तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना है, 1। तो आप तीनों में से कोई एक ऑप्शन तो यूज करूंगा, तो ऑटोमेटिकली इसको आप इसमें सब्ट्रैक्ट करके पता कर सकते हो। तो एक अगला चैलेंज ये हो सकता है, कुछ प्रोबेबिलिटीज मिसिंग है, तो आपको अपनी कॉमन सेंस का यूज करके वो प्रोबेबिलिटीज पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इफ आई यूज बाइक, ठीक है, आई विल रीच ऑन टाइम, इसके चांसेस है 70%। कार यूज कर ली तो मेरे चांसेस है टाइम पे पहुंचने के 60%। ऑटो यूज किया तो मेरे चांसेस है टाइम पे पहुंचने के 50%, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड probability that I got late। अब मैं ये भी लिख सकता था मेरी ट्रेन छूट गई, पर मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। 20 मिनट पहले पहुँचने की बात थी, तो उससे उस टाइम पर नहीं पहुँचे तो लेट हो जाओगे,
I got late. Somebody is waiting for me at railway station. So she asked me to reach there 20 minutes before the departure, but I just reached there on the departure only. So लेट तो ही गया ना. तो मान लो ये इवेंट मेरी क्या है, इनको नाम देता हूँ इवेंट बी, सी और ऑटो के लिए ए. इस इवेंट को बोल देता हूँ एल. तो ये बात आप समझते हैं कि मेरी जो एल है वो या तो मैं बाइक से गया तो लेट हो गया, या फिर कार से गया तो लेट हो गया, या फिर ऑटो से गया तो लेट हो गया. ठीक है, तो लिखने का प्रोसीजर दिमाग में सेट हो जाए ताकि सिंटैक्स की आदत पड़ जाए. बाकी ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं डायग्राम से काम चला सकते हो कि बाइक ली या फिर कार ली या फिर ऑटो लिया और मैं लेट हो गया. प्रोबेबिलिटी लिख दो यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/6 लेट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3/10. 70% चांस है टाइम पे पहुँचूंगा तो लेट होने के 30% हो गए. 4/10, 5/10. तो आपको बताया था सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो. तो वही चीज़ तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. क्या करोगे आप, पी बी पी एल गिवन बी. बाइक ली और लेट हो गए, या फिर कार से गए और लेट हो गए, या फिर दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट किया, ऑटो पकड़ा और फिर लेट हो गए. ठीक है. सो तो अब आगे सारे क्वेश्चंस में मैं डायग्राम भी बना के करूंगा सीधे सीधे. 1/2, 3/10, 1/3, 4/10, 1/6, 5/10. तो इसको सम कर लो कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता लग जाएगी. ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. ठीक है. ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैज 4 options, out of which only one is correct. ठीक है. विधि कैन आंसर either she knows or she copies or she randomly guess the answer. अक्कड़ बक्कड़ करके. ठीक है. तो उसको अच्छी बच्ची आधे टाइम तो उसको पता रहता है, 50% चांस इसको पता रहेगा. ठीक है. और 20% चांस है कि वो कॉपी भी कर सकती है मौका मिला तो. बाकी 30% चांस बचे अपने पास रैंडम गैस की. ओके. और अपने गिवन है प्रोबेबिलिटी दैट आंसर विल बी करेक्ट इफ सी कॉपीज. if she copies is चांसेस कितने, मैंने इसको 4/7 ले लेते हैं. चलो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट she chooses एक करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. बात करो करेक्ट ऑप्शन की. मेरे पास ये कि या तो कॉपी पता होगा, इसको के बोल देता हूँ, कॉपी करेगी सी, और रैंडमली गैस कर रही है, इसको बोल देता हूँ जी. ठीक है. और इसका आंसर राइट होता है, उसको बोल देता अपन आर. ओके. तो अपने को आर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेसिकली. सो पता होने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली थी कितनी है, 50%, मतलब 5/10. कॉपी करेगी 2/10, ये हो गई 3/10. ठीक है. अब पता है तो आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो भाई कितनी होगी, 1 ही होगी ना. तो कुछ गिवन नहीं तो अपने गैस करना है. पता है उसके बाद में गलत कर दो तो फिर छोड़ो. ठीक है. इतनी बेवकूफ़ नहीं है अपनी विधि. सो पता है तो करेक्ट करेगी. कॉपी करेगी तो अपने दे रहा के चांस कितने करेक्ट होने के, 4/7. और रैंडमली गैस करेगी तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
4 ऑप्शन एक ही करेक्ट और रैंडम गैस है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। तो कुछ प्रोबेबिलिटीज अपने निकालनी पड़ सकती हैं जो क्वेश्चन में गिवन नहीं तो अपन निकाल सकते हैं पीएनसी के यूज करके बेसिक। ठीक है, सो मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर है, यू नो इट विल बी रिटर्न एज, या तो पता है और सही कर देगी, या कॉपी करेगी और सही कर देगी, या फिर गैस करेगी और फिर आंसर सही कर पाएगी। उठा के सीधा सीधा लिख दो डायग्राम से। कितना था अपने पास 5/10 इंटू 1 प्लस 2/10 इंटू 4/7 प्लस 3/10 इंटू 1/4। ओके, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो मैं अब यहाँ पे तो बोल रहा हूँ एज फॉर आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या था मेरा ओनली 1। अगर मैं आपसे पूछूं मोर देन 1 और मोर देन 1 करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन भी तो आते हैं एडवांस में, तो अगर ये पॉसिबिलिटी हो तो रैंडम गैस में सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। देखो 4 ऑप्शन है, आप कितने भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो गए अपने पास 2⁴ कि हर एक ऑप्शन को आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो 2 × 2 × 2 × 2 2⁴ तो टोटल ऑप्शन होते हैं, मतलब 16 तरह के तरीके थे आंसर करने के, जिसमें से एक तो आपने सीधे हटा दिया क्योंकि एक ऑप्शन वो भी होगा ना 16 में जिसमें आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, तो आंसर तो देना ही है अपने को, तो वो वाला हट गया। तो टोटल 15 केस बनते हैं। तो रैंडम गैस में कोई भी एक केस सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/15। समझे? तो ये जो वाला केस है 1 और मोर देन 1 करेक्ट में यही प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी 1/15। ठीक है, सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और करते हैं। ए बैग कंटेन्स टोटल 10 आइटम्स। ठीक है, टोटल 10 आइटम्स out of which there are 2 or 3 bad items। ठीक है, मेरे को पक्का नहीं पता कि 3 है कि 2 है, पर इतना है 2 या 3 तो बैड आइटम है ही। विद प्रोबेबिलिटीज 0.4 एंड 0.6 रेस्पेक्टिवली। समझ पा रहे हैं आप? that probability that bag has 2 bad items is 0.4 or 3 bad items it is 0.6, and the experiment is drawing the items 1 by 1 without replacement। निकालो, देखो, चेक करो और हटा दो, वापस बैग में नहीं डालना है। until all bad items are found। ठीक है, बेसिकली मेरे को बैड आइटम्स निकाल के हटाने हैं। until all bad items are found, find the probability that the experiment ends in 6th draw। ठीक है, इन 6 ड्रॉ, छठे ड्रॉ के अंदर अपन सारे बैड आइटम्स निकाल लें, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये अपना हो गया लेट्स से इवेंट, छठे ड्रॉ के अंदर खत्म करूँ, इवेंट मेरा हो गया ए। दो बैड आइटम वाले को बोल देता हूँ मैं इवेंट कैपिटल X, इसको बोल देता हूँ कैपिटल Y। ठीक है, तो डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल X कैपिटल Y, 2 बैड आइटम होने की प्रोबेबिलिटी 0.4, 3 बैड आइटम होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, और फिर अपने पास ए हो जाए। 6 रो के अंदर आप सारे बैड आइटम निकाल लो। तो अब देखो पी ए कैलकुलेट करना है मेरे को, एंड सेम उसी तरह से लिख सकते हो, या तो 2 बैड आइटम थे और छठे ड्रॉ के अंदर सब निकाल लिए, या फिर 3 बैड आइटम थे छठे ड्रॉ के अंदर सब निकाल लिया। एक्सक्लूसिव आपस में तो सीधा सीधा लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज को देखना मैं कैसे लिखता हूँ, 2 बैड आइटम और छठे ड्रॉ के अंदर इवेंट खत्म, प्लस 3 बैड आइटम और छठे ड्रॉ के अंदर इवेंट खत्म। सो ये तो आपको पता है 0.4 है,
अब इस चीज़ को देखो कि मेरे को छठे ड्रॉ के अंदर सारे बैड आइटम मिल जाएंगे छठे ड्रॉ तक, मतलब लास्ट बैड आइटम को आपको कब मिला, सिक्स्थ ड्रॉ के अंदर। ये मेरा सिक्स्थ ड्रॉ है। तो उससे पहले अगर बैग में कितने बैड आइटम है, 2 ही बैड आइटम है, तो 1 बैड आइटम और 4 गुड आइटम में निकाल चुका हूँगा। तो ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी कि शुरू के 5 मेरे को 1 बैड और 4 गुड निकालने हैं। टोटल बैड है कितने, 2, तो 1 बैड निकाल लो, बचे 8 में से 4 गुड निकाल लो, डिवाइडेड बाई 5 कैसे भी आ जाते हैं। ये तो आगे वाले का हिस्से का प्रोबेबिलिटी हो गई, इनटू बचा हुआ बैड आइटम निकाल लो, 5 आइटम निकाल चुके हो और 1 आइटम बैड है, 1/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली 3 के केस में प्रोबेबिलिटी होगी 0.6 और मेरे को 6 ड्रॉ के अंदर तीसरा बैड आइटम निकाल लेना है, मतलब उससे पहले 2 बैड आइटम और 3 गुड आइटम निकल चुके होंगे। और गुड और बैड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है वाई के केस में, 3 और 7, तो 2 गुड आइटम और 2 बैड आइटम और 3 गुड आइटम्स मैंने निकाल दिए, डिवाइडेड बाई 10 से 5 इंटू अब 1 बैड आइटम बचा 5 आइटम में से 1/5। तो सम कर लो, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अपने पास। इजी। सो आई होप थोड़ा बेजन जा रहा होगा आपके टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है। सिंपली डायग्राम बनाओ कैसे कैसे हो सकती है और प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटीज को निकाल के सम कर दो, यही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। एक और सवाल देखो, मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, जिसकी 3 प्रोडक्शन यूनिट है। उसके बारे में इस तरह से लिखा जा सकता है, 3 प्रोडक्शन यूनिट है। एक बार टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझ में आ जाएगा तो बेस थ्योरम तो बहुत आसान है। एक बार ये पहले क्लैरिटी में लेके आ जाओ, तो मेरे पास यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, और ये इनका प्रोडक्शन दिया हुआ है, कितना प्रोडक्शन करती है। ये 50% प्रोडक्शन करती है, ये 30% प्रोडक्शन करती है, बचा 20% प्रोडक्शन सी में होता है। और आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन आप अलग अलग यूनिट्स, इसका जो माल है वो 70% अच्छी क्वालिटी का होता है और 30% बैड। ये 80% गुड बनाती है, 20% बैड। जितना कम बनाएंगे उतना अच्छा बनेगा। 90% अच्छा बनता है यहाँ पे और 10% बैड, ठीक है। एक फैक्ट्री की 3 यूनिट है। एन आइटम इज सेलेक्टेड randomly from entire production, from entire production, okay, find the probability of being bad item, probability of being bad item। कैसे कर सकते हो इसको, सेम हमारे पास पहली बात तो कोई भी आइटम इन 3 यूनिट्स में से ही आएगा, ए से आएगा, बी से आएगा, सी से आएगा। अब देखो ज़्यादातर प्रोडक्शन ए करते, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि वो एक आइटम हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्टली इस डाटा से निकाल सकते हैं। 50% मतलब 5/10, 3/10 एंड 2/10, ठीक है। बैड आइटम की प्रोबेबिलिटी को मैं बोल देता हूँ जैसे W, ठीक है, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को मैं A, B, C से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो W होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बैड आइटम होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से कितनी होगी, 3/10, और यहाँ से 2/10, यहाँ से मेरी कितनी हो जाएगी 1/10, 10% बैड आइटम्स है। तो सिंपली आप PW डायरेक्ट निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करते जाओ, 5/10, 3/10 प्लस 3/10, 2/10 प्लस 2/10 इंटू 1/10। इसको सम अप कर दो, टोटल प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगी आपको। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम बेस थ्योरम में और भी करूंगा, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में ही चलते हैं। बेस थ्योरम रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी में कुछ सवाल लगा लो, फिर अपन बेस थ्योरम को करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेस थ्योरम की तरफ। अब वैसे देखो कुछ बुक्स में इसको नाम से बताया भी नहीं कि बेस थ्योरम है, सिंपली उन्होंने इसको क्या बोला, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी या फिर डिटेक्टिव प्रोबेबिलिटी। डिटेक्टिव मतलब कांड तो हो गया भैया,
जो आप इवेंट चाह रहे थे वो तो हो चुकी है, अब उसका रीज़न क्या है, तो हमें रिवर्स जाना पड़ता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में जो हमने वो ग्राफ बनाया था, डायग्राम बनाया था, उसी का यूज़ करेंगे। मतलब कहने का कि आप लेट तो हो गए, अब इस बात की वजह ये रही थी कि मैंने बाइक चूज़ की, ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो इसमें रिवर्स में क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं पुराने सारे एग्जाम्पल्स को अगर कंसीडर करूँ, इनसे ही पहले अगर हम स्टैब्लिश करें कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क कर रही है, इसी क्वेश्चन में बोलूँ कि मैं मान लो ए इवेंट तो हो गई, मैंने नोटिस कर लिया कि हेड आया, किसी ने मेरे को बता दिया हेड आया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि आपने डबल एडेड को ही चूज़ किया था, मतलब डबल एडेड का मतलब सेकंड इवेंट आपने की थी, सेकंड इवेंट के थ्रू ये काम हुआ है, तो मतलब आप निकाल क्या रहे हो, ए तो हो चुका है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट अकर ड्यू टू डबल एडेड पॉइंट, ये निकाल दो। तो इसमें कोई फैंसी चीज़ है ही नहीं, आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, ए गिवन बी कैसे लिखते थे, दोनों का इंटरसेक्शन पी सेकंड ए डिवाइडेड बाई पी ए। तो पी सेकंड ए क्या है, ये वाला हिस्सा, तो ये ऊपर आ जाएगा, और पी ए का मतलब तीनों का सम। तो बेस थ्योरम में डायग्राम से करने का मतलब सिंपल ये हुआ, अगर सेकंड रीजन से आ रहा तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर, बाकी सबका सम नीचे, ठीक है। इसको भी आपने क्या लिख दिया, पी सेकंड इंटू पी ए गिवन सेकंड डिवाइडेड बाई पी ए, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से ही जाएगा। सेम इस क्वेश्चन में क्या बोल सकते हो, इवेंट के नाम पे, कि बोल दिया कि मेरे को ए तो हो गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 white balls were drawn from the first bag, मतलब मैं अब क्या बोल रहा हूँ, ए तो हो चुका है, मतलब सेकंड बैग से तुम दोनों वाइट निकाल दी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमने फर्स्ट बैग से भी दोनों वाइट निकाली थी, मतलब कौन सी इवेंट, E1 की वजह से ये हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी E1 गिवन ए। तो अगेन ये क्या हो जाएगी, पी E1A अपॉन पी ए। तो डायग्राम से देखूँ तो ये वाली प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और तीनों का सम डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ आप डाल दोगे कहाँ पे, न्यूमरेटर के अंदर, और तीनों का सम जो आया पी अपने पास डिनोमिनेटर के अंदर। तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी कर लो, डायग्राम बना लो, बिल्कुल सिंपल है। और एनहांस करना चाहो तो मैंने बोला कि भाई आई रीच ऑन टाइम में लेट तो हो गया, एल तो हो गई अपनी, बट मैं ऑटो से आया था, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो रिवर्स देखो, क्वेश्चन में चलता ही काम पास्ट टेंस में, तो समझ जाना कि बेस थ्योरम लगा रहे अपन। तो मैं अगेन इसमें क्या लगा रहा हूँ, लेट तो हो गया बट वो ऑटो से आया था, इस वजह से हुआ, ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, किसके बराबर होगी, पी ए एल डिवाइडेड बाई पी एल। पी ए एल का मतलब ये प्रोडक्ट अपना ऊपर आ जाएगा और तीनों का सम नीचे आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ आपसे कि ठीक है मेरा आंसर राइट आया, मैंने कॉपी चेक की, उस बच्चे का आंसर राइट था, अब मेरे को तो पता नहीं उसने कॉपी किया क्या किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी कॉपीड द आंसर गिवन दैट द आंसर वाज राइट, सो आई वांट टू कैलकुलेट पी सी गिवन आर। अगेन ये क्या होगा, पी सी आर डिवाइडेड बाई पी आर। पी आर मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली रखी है, और पी सी आर मतलब ये प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा नीचे सम आ जाएगा, ठीक है। अगेन इसमें भी खेल सकते हो कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारे पास दो आइटम ही थे बैड, ये प्रोडक्ट ऊपर और दोनों का सम नीचे। प्रोडक्शन की बात करूं कि ठीक है मेरे को पता लग गया बैड आइटम आया, वर्स्ट क्वालिटी का आइटम आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री सी, तो मतलब आप क्या निकालने चाहिए, सी गिवन डब्ल्यू, तो पी सी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पी डब्ल्यू। ओके, पी सी डब्ल्यू मतलब ये प्रोडक्ट ऊपर बाकी तीनों का सम नीचे। तो बहुत आसान है बेस थ्योरम को डील करना, ठीक है। अब इसका मैं फॉर्मल प्रूफ लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल्स तो आपको वही कंसीडर करने रिवर्स करके, तो आपने 5 एग्जांपल ऐसे ही 2-3 मिनट में देख लिए। सो इसका प्रूफ मैं लिख रहा हूँ, वही अगेन हमारे पास बहुत सारी क्या है, ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया, एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, ये हो गई E1, ये हो गया अपना E2, E3, इस तरह से अप टू En, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि ए इवेंट तो हो गया, जो अपना ए इवेंट तो हो गया, तो मैं पूछा क्या जाएगा मेरे को, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट EI occurred
गिवन दैट ए हैपेंड और अकर्ड, जैसे भी लिखना चाहो आप। सिंपल सी बात, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ई आई की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ए। सिंपल, इसको तुम बेस थ्योरम भी ना बोलो, कंडीशन प्रोबेबिलिटी की तरह अपने स्टेटमेंट ऐसे लिखी है सेकंड लेक्चर के अंदर कि ए आई की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ए हैज हैपेंड, तो इसको इसी तरह से लिखोगे नोटेशन में। फॉर्मूला लगा दे कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, क्या आ गया, पी आई ए अपॉन पी ए। तो ई आई ए का मतलब क्या हो गया, ई आई आया इंटू पी ए गिवन ई आई, और पी ए की वैल्यू टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से अपन ने क्या ली थी, सिग्मा पी ई आई इंटू पी ए गिवन ई आई। तो ये अपनी क्या हो गई, बेस थ्योरम। ओके, ये अपनी हो गई बेस थ्योरम। इसी चीज को पता क्या बोलते हैं हम, जैसे दो तरह की प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात की जा सकती है। हमारी जो भी एलिमेंट्री इवेंट है इनको बोलते हैं प्रायोरीज। ओके, और ये जो क्यू आई है इनको बोलते हैं पोस्चुरीज। ठीक है, पोस्चुरीज मतलब कोई इवेंट हो चुकी है तो मेरे को फिगर आउट करना है किस कारण से हो सकती थी, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, किसी ना किसी वजह से तो हुई होगी। जैसे आप ये बोलते हो कि सिग्मा ई आई की वैल्यू 1 होती है, फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया था। उसी तरह से सिग्मा क्यू आई की वैल्यू भी क्या होती है, 1। ये मैं अभी प्रूव करूंगा। सम ऑफ ऑल पोस्चुरीज 1 होती है। तो हालांकि ये पोस्चुरीज की टर्म होलन नाइट की बुक है अपने हायर अलजेब्रा, उसी में यूज किया हुआ है, यूजुअल टेक्स्ट में नहीं मिलता अपने को, जे एडवांस का जो कैरिकुलम होता है। और आप ये समझ सकते हैं कि सिग्मा क्यू आई को मेरे को 1 प्रूव करना है। ठीक है, सिग्मा क्यू आई का मतलब क्या हो गया, सिग्मा पी ई आई गिवन है, मतलब सिग्मा पी ई आई ए डिवाइडेड बाई पी ए। पी ए देखो कांस्टेंट है, इसलिए ये पूरी वैल्यू को मैंने पहले सिग्मा से बाहर निकाल लिया। ये अपनी क्या है, पी ए तो फिक्स वैल्यू है। ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास, सिग्मा पी ई आई इंटू पी ए गिवन ई आई डिवाइडेड बाई पी ए। तो अगेन जो न्यूमरेटर की आप स्टेटमेंट देख रहे हो, ये बेसिकली स्टेटमेंट किसकी है, न्यूमरेटर वाली स्टेटमेंट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ही तो है। तो ये क्या हो गया अपने पास, पी ए। तो कॉमन सेंस से भी समझ में आता है कि किसी ना किसी वजह से तो होगी। तो ऑब्वियसली बात है, सारे रीजन्स की प्रोबेबिलिटी, ऑल रिवर्स प्रोबेबिलिटीज का सम भी 1 ही होगा। ठीक है, तब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं और प्रोफाउंड कर लो अपनी अंडरस्टैंडिंग को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की भी और बेस थ्योरम की भी, किस तरह से लगा सकते हैं। अब देखो सिंपल सा सवाल है, ए लेटर केम फ्रॉम आइदर लंदन और क्लिफ्टन, दो सिटीज हैं, आइदर लंदन और क्लिफ्टन। ठीक है, द पर्सन कैन रीड द लेटर ओएन क्लियरली द पर्सन, जो इसने भी रिसीव किया होगा, कैन रीड द letters O and clearly, find probability that it came from London। ठीक है, सिर्फ वो ओवन रीड कर पा रहा है। अब इस सवाल में देखोगे अपने को जो लेटर है वो या तो लंदन से आया, क्लिफ्टन से आया, ये रैंडम प्रोसेस है। दो इवेंट डिफाइन कर लेता हूँ, आइदर लेटर केम फ्रॉम लंदन और क्लिफ्टन। ठीक है, तो रैंडम प्रोसेस दोनों से जगह से आने की प्रोबेबिलिटी तो बराबर है, हाफ हाफ। फिर लंदन से आए तो आप ओएन ही रीड कर पाओ सिर्फ क्लियरली। ठीक है,
इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? अब दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर तो मैं कुछ भी रीड कर सकता था, एलओ भी रीड कर सकता था, या ओएन भी रीड कर सकता था, एनडी भी रीड कर सकता था, डीयू भी कर सकता था, ओएन भी कर सकता था। तो 5 सीक्वेंस बनती है जिसमें से 2 सीक्वेंस अपने फेवर में ओएन ओएन की। तो ये प्रोबेबिलिटी लंदन के केस में कितनी हो जाती है अगर मैं ओएन रीड कर पाऊँ 2/5। सेम ही क्लिफ्टन के केस में बात करूँ, क्लिफ्टन, ओके, तो क्लिफ्टन के केस में ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अपनी 1 2 3 4 5 6, 7 लेटर तो 6 सीक्वेंस बन सकती है 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर की, जिसमें से एक मेरे लिए फेवरेबल है, दैट विल बी 1/6। तो मैं ओएन रीड कर पाऊँ इस इवेंट का नाम दे देता अपन ए, ठीक है। तो ए होने की प्रोबेबिलिटी दोनों केस में 2/6 और 1/6 है। तो जैसे कि अपने बोला जा रहा है कि ओएन तो मैंने देख लिया, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि लंदन से आया, तो मतलब अब रिवर्स जाने की बात कर रहे हो। सिंपल बेस थ्योरम है, ये वाला प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा और दोनों का सम नीचे आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या बन गया अपना 1/2 इंटू 2/5 अपॉन 1/2 2/5 1/2 1/6। तो डायरेक्ट ऐसे लिख के अगर फील नहीं आ रही तो लिख के बता देते, पर करना एग्जाम अपने को ऐसे ही है, बोर्ड में अब लिखना तो बात अलग है। तो पहले तो पी ए निकाल टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी इक्वल टू, तुम ओ एन रीड कर पाए, या तो लेटर लंदन से आया या फिर क्लिफ्टन से आया, जो कि आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लंदन से आया और हम ओ एन देख पा रहे हैं, प्लस क्लिफ्टन से आया और हम ओ एन देख पा रहे हैं, ठीक है। पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर कि ये जो लेटर है वो लंदन से आया, पी एल गिवन दैट तुमने ओ एन रीड किया, ये किसके बराबर होगा, पी एल डिवाइडेड बाई पी ए। तो पी एल का मतलब अगेन वही पी एल इंटू पी ए गिवन एल, और पी ए टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो इस तरह से ट्रांसफर कर दो इसके अंदर, ओके। तो ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट नजर आ ही रहा है अपने को, तो इस तरह से प्रोसेस फॉलो कर दिया अपन। चलिए एक और सवाल, देयर आर 10 coins, ओके, there are 10 coins numbered 1 to 10, okay, and probability सबके सब biased है, probability that ith coin will show head is I/10, ओके। एक कॉइन हमने निकाल लिया, एक कॉइन इज टेकन रैंडमली एंड टोस्ट कर दो, और टोस्ट करने के बाद आया है क्या, इट्स शोड हेड। तो ये देखो एंड प्रोडक्ट तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई कॉइन उठाया, हेड टोस्ट किया और हेड आया, मेरे को किसी ने बता दिया हेड आया, तो मैं पता करना चाहता हूं, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फोर्थ कॉइन, दैट इट वाज फोर्थ कॉइन, ओके। तो ऐसे करके तुम सोचो कि हमारे पास इसका डायग्राम सोचे तो 10 कॉइन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी को मैं बोल देता हूँ ऐसे h, ठीक है। ये इवेंट क्या हो गया अपनी h, और पहले मेरे को कॉइन निकालना है, तो 10 कॉइन है, 10 के लिए मैंने क्या बना ली, E1 मतलब फर्स्ट कॉइन, E2 मतलब सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फोर्थ कॉइन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 9। अब तुमने रैंडमली निकाला ना, ये सारी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी 1/10 1/10 एंड सो ऑन अप टू 1/10, सबकी बराबर बराबर। बट इस केस में एच होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/10, इस केस में एच होने की प्रोबेबिलिटी 2/10। आई एच को निकालो तो I/10 मेरे को बोला गया है 3/10 एंड सो ऑन। अगर 10th कोई निकालोगे तो एच ही आएगा 10/10, मतलब दोनों साइड से हेड ही है, डबल हेडेड कॉइन होगा, ठीक है। तो अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूं PH, ये क्या होगा P सिग्मा P EI H
किसी के साथ कोई कोई भी कौन सा आ सकता है ना मेरे पास, i इज इक्वल टू 1 to 10। ये क्या हो गया मेरे पास, सिग्मा टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ पी ई आई इंटू पी एच गिवन ई आई। सो पी ई आई तो सबकी सेम ही है, 1/10 बाहर निकाल लेता हूँ, सिग्मा पी एच गिवन ई आई। ये मेरे को दे रखी, अगर आई एच कौन उठाओगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हेड आने की, i/10। ओके, 10 भी बाहर निकाल लिया, सो हो गया सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक। तो नेचुरल नंबर का सम निकालने 1 से लेके 10 तक कितना होगा, 10 11 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो ये प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास 11/20। इजी। और अब मेरे को निकालना है कि फोर्थ कॉइन से प्रोसेस कंप्लीट हुई होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। क्या हो गया मेरे पास, ये पी E4H डिवाइडेड बाई PH। ये क्या हो गया, E4H का मतलब चौथा कॉइन निकाला और अपने पास हेड आ गया डिवाइडेड बाई PH। ओके, तो P4 का मतलब क्या हुआ, रैंडम प्रोसेस है, कोई भी कॉइन इक्वल सट सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी सारे कॉइन्स की 1/10, और फोर्थ कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/10 डिवाइडेड बाई 11/20। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, 420 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 11, ये 5 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 4/55। इजी। अब देखो एक सवाल है, ए बैग कंटेन्स 6 बॉल। ठीक है, 6 बॉल्स हैं, बट प्रोसेस क्या है, वो अननोन कलर, ये कलर मेरे को नहीं पता है। ठीक है, और ये सारी पॉसिबिलिटीज हम इक्वली लाइकली मान लेते हैं। और एक पर्सन ने क्या किया, 3 balls are drawn from the bag, are drawn from the bag and all are black। ठीक है, निकाली और पता लगा कि सबकी सब ब्लैक आ गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वर ओनली 3 balls इन द बैग, देयर वर ओनली। अब देखो पास्ट की बात हो रही ना, तो बेस थ्योरम लगेगी, ओनली 3 balls इन द बैग। मैं अज्यूम करके चल रहा है पर इस सवाल के अंदर के ऑल पॉसिबल नंबर जो है ब्लैक बॉल्स के सब इक्वली लाइकली है। अब जैसे तुम इक्वली लाइकली बात करते हो तो 2 तरह से प्रोसेस की जा सकती है। एक तो मैं बोलूँ कि इक्वली लाइकली है ऑल पॉसिबल नंबर ब्लैक बॉल्स, सो 7 इवेंट बना देता हूँ, 0 ब्लैक बॉल, 1 ब्लैक बॉल, 2 ब्लैक बॉल से लेके 6 ब्लैक बॉल, और ऑल सबकी पॉसिबिलिटी इक्वली लाइकली है, तो हर एक की इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/7। ठीक है, तो हर केस के अंदर मैं इसमें अगर पूछा जा रहा अपन से क्या, और ये इवेंट बोल देता हूँ कि तुमने जो बॉल निकाली और तीनों ब्लैक निकल गई। ठीक है, ऑल आर ब्लैक, ये होगी अपनी इवेंट ए। इवेंट का मतलब क्या है, 3 balls ड्रॉन जो आपने निकाली हैं आर ब्लैक। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे, पी ए सिग्मा पी ई आई इंटू पी ए गिवन ई आई। तो ये बात साफ दिखाई देती है कि 0 से लेके 0 1 2 इस केस में तो हमारी जो पीछे की प्रोबेबिलिटी 0 ही रहेगी, क्योंकि जब तक 3 बॉल ब्लैक है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, अपनी 0 ही रहने वाली है। बाकी सारे केसेस में पी ई आई अपना 1/7, अगर 3 ही बॉल है ब्लैक का, 3 ही ब्लैक बॉल है तो 3C3 डिवाइडेड बाई 6C3 प्लस 1/7 4C3 डिवाइडेड बाई 6C3, 4 ब्लैक बॉल, 1/7 5C3 डिवाइडेड बाई 6C3, 5 ब्लैक बॉल है अगर, 1/7 6 की 6 ब्लैक बॉल है अगर, 6C3 डिवाइडेड बाई 6C3। ठीक है, तो ब्लैक ही निकलेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, श्योर इवेंट हो जाएगी उस केस में।
इंटू 1/7 भी ध्यान रखिएगा। निकालना है क्या अपने को कि हमारे पास 3 ही ब्लैक बॉल थी, तो PE3 गिवन है। ये पता करना है कि ठीक है 3 बॉल ब्लैक आ गई, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि बैक के अंदर 3 ही ब्लैक बॉल थी। तो जानती हुई क्या होगा, PE3 इंटू A डिवाइडेड बाई PA। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा PE3 इंटू PA गिवन E3 डिवाइडेड बाई PA। तो PA ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, और ये PE3 वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, 3 ही ब्लैक बॉल है, तो ये ऊपर आ जाएगा, बाकी पूरा सम नीचे आ जाएगा। 1/7 देखो सब जगह ये भी कट ही जाएगा, तो सीधे सीधे क्या लिखो 3C3 डिवाइडेड बाई 63, दैट इज 1/20 इज इक्वल टू अपॉन में 1/20 प्लस 4C3/63 दैट इज 4/20, 5C3/63, 10/20, 63/63, ये हो गया अपना 20/20 यानी कि 1। एलसीएम लेने के लिहाज से मैंने सीधा लिख लिया, तो ये क्या हो गया 1/35। ठीक है, सीधे सीधे क्या हो गया 1/35। अब देखो इसमें कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि क्योंकि 3 ब्लैक बॉल आ गई, ये बात मेरे को पता ही है, तो अगर मैं ये जो मैंने इवेंट बनाई थी 0, 1, 2 वाली, ये डिस्कार्ड भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सीधे सीधे तुम अपनी एलिमेंट्री इवेंट्स अगर ये 4 ही कंसीडर करो कि यही है बस और कोई है ही नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4, 1/4, 1/4, तब भी आंसर तो सेम ही रहना है, क्योंकि ये 1/4 ऊपर भी पड़ा रहेगा और 1/4 इन सब के इंटू में भी आएगा, तो कॉमन लेके कट जाएगा। तो डजंट मैटर कि आप 7 इवेंट कंसीडर करो 0 से लेके 6 तक, या 3, 4, 5, 6 ही करो, ठीक है। पर ज़्यादा जो कन्विंसिंग लगता है, अपीलिंग लगता है, वो यही है कि आप 7 इवेंट कंसीडर करो, क्योंकि बोला जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल ब्लैक बॉल इज इक्वली लाइकली, तो 0 से लेके 6 तक सब लिख सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिक जो डिफरेंस हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है, बट कन्विंसिंग तो यही है ना कि जो स्टेटमेंट बोली जा रही है उसके साथ 7 इवेंट बनानी चाहिए, पर काफ़ी लोग 4 इवेंट बनाते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो अपनी कन्वीनियंस पे आप कैसे सोचते हैं। अब देखो ये रिसेंटली एक पैंडेमिक आया था, कोविड पैंडेमिक, उस पर भी एक सवाल बना सकते हैं, गिवन दैट 25% of the population is infected, 1/4 पॉपुलेशन अपनी क्या है infected, ठीक है। A randomly selected person is gone through, उसका जो टेस्ट था ना RT-PCR नाम था, gone through RT-PCR टेस्ट, ठीक है, टेस्ट लिया। अब इस टेस्ट की क्या कुछ स्टैटिस्टिक्स अपने को मिली है, इफ द पर्सन इज infected, person is actually infected, its accuracy is 90%, मतलब वो इन्फेक्टेड है तो 90% चांस है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, एंड इट गिव्स false positive in 1% of the cases, 1% of the tests। और false positive का मतलब क्या होता है कि पर्सन को बीमारी तो नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी ये पॉजिटिव रिजल्ट दे दे, तो उसका चांस क्या है 1% है इस तरह के टेस्ट में, ठीक है। तो अपने को निकालना है इफ द रिजल्ट वाज पॉजिटिव, इफ द रिजल्ट मतलब जो रिपोर्ट आई इज पॉजिटिव, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वाज एक्चुअली इन्फेक्टेड, द पर्सन वाज एक्चुअली इन्फेक्टेड, ओके, एक्चुअली इन्फेक्टेड।
अब इसमें देखो सिंपल लैंग्वेज जरूर लंबी मिलेगी आपको, तो रिजल्ट तो मेरे को पता लगे पॉजिटिव है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो एक्चुअल में इन्फेक्टेड रहा होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। डेफिनेटली आप रिवर्स जा रहे हो तो बेस थ्योरम है, तो इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो कि सबसे पहली बात तो हम एक पर्सन उठाएं, वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो इसको मैं बोल देता हूँ, इन्फेक्टेड वाली इवेंट को बोल देता हूँ आई और आई बार। तो 25% ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है, तो ये प्रोबेबिलिटी अपने पास कितनी हो जाएगी 1/4, और नहीं होने की 3/4। और टेस्ट पॉजिटिव आया है, इस इवेंट को बोल देते अपन क्या, रिजल्ट इस पॉजिटिव को बोल देते हैं इवेंट ए। ठीक है, तो अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 90% चांसेस है, अगर पॉजिटिव है तो सही रिजल्ट आने की एक्यूरेसी की। तो ये क्या हो गया 9/10। और अगर पर्सन को इन्फेक्शन नहीं है उस केस में फॉल्स पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1%, मतलब 1/100। सो बेसिकली अपन से पूछा क्या जा रहा है, रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया है, ये बताओ कि पर्सन एक्चुअली इन्फेक्टेड है, मतलब द पर्सन इज एक्चुअली इन्फेक्टेड गिवन दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव। इस तरह से इसको लिख दोगे तो ये क्या हो गया PIA डिवाइडेड बाई P, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लिख दिया। PIA का मतलब क्या है, पर्सन को लाए वो इन्फेक्टेड था और रिजल्ट भी क्या आ गया पॉजिटिव, और PA क्या आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, दोनों का सम। तो डायग्राम बनने के बाद काफ़ी इजी हो जाता है, या तो पर्सन इन्फेक्टेड रहा होगा तब रिजल्ट पॉजिटिव आया, या फिर पर्सन अपना हेल्दी रहा होगा फिर भी रिजल्ट क्या आ गया पॉजिटिव। अब क्या करना है आपको पता है, ठीक है, आई बार। तो ये वाली चीज का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और दोनों का सम डिनोमिनेटर में, सीधा आंसर आ जाएगा, इजी। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ए बैग contains n balls, ठीक है, probability that it has I white balls is proportional to I square, okay, proportional to I square. A ball is randomly drawn from the bag and found to be white okay, then find probability that the bag contained 2 white balls, exactly 2 white balls। अब अगेन देखो बेस थ्योरम का सीधा सीधा एप्लीकेशन है। बॉल्स का नंबर तो कुछ भी हो सकता था। अब पहली बात, अगर मैं EI इवेंट डिफाइन करूं, EI मतलब बैग कंटेन्स I वाइट बॉल, ओके। और ये जो इवेंट है कि हमारे पास रैंडमली एक बॉल निकाली और वाइट आ गई, इसको बोल देता हूँ इवेंट A। तो ऑब्वियसली बात है एग्जैक्टली 2 वाइट बॉल का मतलब E2 हो जाएगी, ठीक है। मेरे को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी E2 गिवन दैट कि आपकी वाइट बॉल निकली थी, ये क्या हो जाएगा PE2A डिवाइडेड बाई PA। PE2A का मतलब बैग के अंदर 2 ही वाइट बॉल थी और आपने एक बॉल निकाली और वो वाइट आ गई, डिवाइडेड बाई PA क्या हो जाएगा अपना सिग्मा P EI इंटू PA गिवन EI, और I की वैल्यू आप 1 से लेकर n तक ले सकते हो। अगेन 0 से लेनी चाहिए क्योंकि और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट आपको पता है अगर वाइट बॉल होगी ही नहीं तो वाइट बॉल निकलेगी भी नहीं, तो वो अपने लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा चीज़, है ना। और 0 केस में PEI ऑटोमेटिकली 0 ही होगी, PEI भी 0 ही है, सीधा सीधा है ना। सवाल बोला गया कि I इज राइट प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, तो E0 0 ही है तो वैसे भी कंसिडर नहीं करते हैं।
तो सबसे पहली चीज पी ई आई बराबर क्या दिया अपने को, कह रहे कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब पी ई आई इज इक्वल टू क्या है के आई स्क्वायर। तो मैं ये प्रोबेबिलिटी कैसे पता कर सकता हूँ, ये पता ही है अपने को, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज हमेशा क्या होता है वन, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी बायस्ड हो या रैंडम हो। तो ये क्या हो गया, सिग्मा के बाहर निकाल लिया, सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आई स्क्वायर की वैल्यू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे को k की वैल्यू पता लग जाती है। सो अपना पी ई आई क्या हो गया, k मतलब के 6 अपॉन n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगी, क्या लिखना था अपने को, पी ई टू गिवन है, तो ये क्या हो गया पी ई टू इंटू पी ए गिवन ई टू डिवाइडेड बाई सिग्मा पी ई आई इंटू पी ए गिवन ई आई। सिंपल देखो लिखने का है और कुछ नहीं सवाल है। पी टू का मतलब क्या होगा, ऊपर से उठा के लिख दो, 6 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 2n प्लस 1। और ए गिवन इंटू 2 बोल है, एक निकालनी अपने को, तो क्या हो जाएगा 2c1 डिवाइडेड बाई nc1, टोटल नंबर ऑफ बोल्स अपने पास है ना, डिवाइडेड बाई सिग्मा पी ई आई का मतलब क्या हुआ 6 अपॉन n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर इंटू आई सी 1। एक वाइट बॉल निकालनी, आई वाइट बॉल्स अपने पास, आई सी 1 डिवाइडेड बाई एन सी 1। इसमें जो कांस्टेंट पार्ट है वो तो उड़ा दो, ये वाला पार्ट बाहर आ रहा है, इसमें भी दोनों में से उड़ा दिया। ठीक है, बचा के अपने पास ऊपर 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये 6 भी उड़ा सकता था मैं, ये भी कांस्टेंट ही तो है, हटा दो, डिवाइडेड बाई सिग्मा आई क्यूब हो गया। सिग्मा आई क्यूब जानते ही हो, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 सारे का होल स्क्वायर। तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई, 4 ऊपर चला गया, 4 4 32 डिवाइडेड बाई n इंटू एन प्लस 1 सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल देखो, इसमें देखो बेस थ्योरम का यूज तो है, बड़ा खूबसूरती के साथ से बोला जा रहा है इसके अंदर। देयर आर 3 बायस्ड कॉइन्स। ठीक है, 3 बायस्ड कॉइन, लेट्स से C1 C2 C3 कॉइन्स C1 C2 C3 whose probabilities of showing tails is 1/3, 2/3, 3/4 respectively. 1/3, 2/3, 3/4 respectively. A coin is randomly picked and tossed. ठीक है, it is known that tail appeared find the probability of occurrence of tail if the same coin is tossed again. अब इसको देखो, ध्यान से देखना, same coin is tossed again। पहली बात तो
आप बोलोगे कि ठीक है दोबारा कॉइन उछालूंगा तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 भी हो सकती है, 2/3 भी हो सकती है, 3/4 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉइन से पहली बार टेल लेके आए थे आप। ठीक है, तो सवाल देखो, अगर मैं यहीं तक सोचूं ना, कहाँ तक कि भाई आपने टॉस किया और टेल आ गया, ठीक है, तो ये काम 3 तरीके से हो सकता था। तो ये सारी इवेंट को मैं मान लो ए बोल देता हूँ, ठीक है, ये वाली जो इवेंट को ए बोल दूँ, तो तुम्हारे पास डायग्राम देखो, सबसे पहले आप कॉइन निकालोगे, या तो C1 आएगा या C2 आएगा या C3 आएगा। तो रैंडमली कॉइन पिक किया है तो ये प्रोबेबिलिटीज हो जाती है 1/3 1/3 1/3, ठीक है। फिर ए हुआ इन तीनों केस में, तो वो मेरे को प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी गिवन दे रखी हैं कि कॉइन 1 से टेल आएगा 1/3 से, 2/3 से, 3/4 से, ठीक है। अब आप कॉइन दोबारा उछालोगे तो अब आपके पास टेल आ जाए, इसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कि ये जो टेल निकाला है तुमने कौन से कॉइन से आया है, फर्स्ट कॉइन से आया है कि थर्ड कॉइन से, सेकंड से आया कि थर्ड से आया। मतलब दोबारा मैं उछालूं और मेरे पास क्या है, टेल आ जाए, ठीक है, सेम कॉइन इज टॉस्ड अगेन एंड टेल आ जाए, इस इवेंट को मैं बोल देता हूं बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी मेरे को, ठीक है। तो ये जो बी इवेंट है डायग्राम में देखें, अगर यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, ठीक है, फर्स्ट कॉइन के साथ भी, सेकंड कॉइन के साथ भी, या थर्ड कॉइन के साथ भी। तो एक तरह से है तो टोटल प्रोबेबिलिटी की चीज, लेकिन ये जो पीछे वाला काम है ना, ये बेस से आया है, समझे। तो अगर मैं इन इवेंट्स को बोल दूं B1 का मतलब कि तुम फर्स्ट कॉइन से लेकर आओगे, ठीक है, तो मैं इसको लिखने के लिए ऐसा बोल सकता हूं कि जो बी इवेंट है या तो किससे कंप्लीट होगी, फर्स्ट कॉइन से, या फिर सेकंड कॉइन से, या फिर थर्ड कॉइन से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिखी जाएगी कि पहले कॉइन से तुमने हेड निकाला, फिर दोबारा उसको टेल निकाला, फिर हमारे पास दोबारा टेल आ गया, या फिर सेकंड कॉइन से टेल निकाला, फिर दोबारा उछाला तो फिर टेल आ गया, या फिर थर्ड कॉइन से किया आपने कमाल, टेल निकाला था, फिर दोबारा उछाला तो फिर वापस टेल आ गया। आई होप आपको ये सिंटैक्स समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरी बार टेल निकालना चाहता हूँ, या तो फर्स्ट कॉइन के साथ, या सेकंड कॉइन के साथ, या थर्ड कॉइन के साथ, ठीक है। तो ये लिखना में कोई बड़ी बात नहीं है, ये वापस तुम वही लिखने वाले हो, 1/3 की फर्स्ट कॉइन है, दोबारा टेल निकालोगे तो आना तो यही है 1/3 2/3 3/4। तो पीछे वाला पार्ट आपको पता है, ये 1/3 है, ये 2/3 है, 3/4 है। फिर ये B1 का मतलब क्या है, B1 का मतलब है कि तुमने जो पहला टेल निकाला था वो किसकी वजह से निकाला था, कॉइन 1 की वजह से। अब ये बेस थ्योरम है, PAC1 डिवाइडेड बाई PA। तो ये कैसे निकालोगे, सिंपल डायग्राम का यूज करो, कॉइन 1 उठाया और टेल निकाल दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 2/3 1/3 3/4, ठीक है। सिमिलरली PB2 निकाल दोगे, PB2 का मतलब क्या है, सेकंड कॉइन की वजह से टेल आया था फर्स्ट टाइम, दैट इज PAC2 डिवाइडेड बाई PA। तो आसान है, 1/3 2/3 डिवाइडेड बाई ये सेम चीज। और PB3 का मतलब क्या आएगा, ये हो जाएगा थर्ड कॉइन की वजह से फर्स्ट कॉइन निकाला, टेल निकाला आपने, दैट विल बी इक्वल टू PAC3 डिवाइडेड बाई PA। PAC3 का मतलब क्या है, 1/3 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, सेम ये यहाँ पे भी रख दोगे नीचे। तो आपको PB1 पता लग गया, PB2 पता लग गया, PB3 पता लग गया, तो बस इसको वापस फॉर्मूले में रख दो। यहाँ PB1 रखो, ये चीज़ होगी 1/3, PB2 रखो, ये चीज़ होगी वापस 2/3, सेकेंड कॉइन से टेल निकालना है, PB3 रखो और ये चीज़ होगी अपने पास 3/4। ओके, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है, इन वैल्यूज को निकाल के वापस रखोगे, खुद से करके देखो, ठीक है। B1 निकाल दी मैंने, B2 निकाल दी, B3 निकाल दी है, पुट करो ऊपर,
फिर उसके बाद तो पॉइंट वही सेम पॉइंट टॉस होगा और टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, ये थी अपनी बेस थ्योरम। तो इस पे सवाल लगा लो। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी का, एक्सपेक्टेशंस, मीन, वेरिएंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, ऑल द बेस्ट।